हेलो एवरीवन। बच्चों को ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमेशा ही डिफ़िकल्ट लगते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कवर करने जा रही हूँ जो बाकी क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये क्लास 10th के बच्चों को बोर्ड के पेपर्स में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, then the area is increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। और सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशंस मीन्स क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let length of rectangle is equal to x and breadth of rectangle is equal to y. तो एरिया कितना होगा, एरिया will be length multiplied by breadth. तो we can say x into y is the original area. अब केस 1 में उन्होंने क्या बोल रखा है हमें, let's take first case. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एरिया है रेक्टेंगल का एक्चुअल वो 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है। कब, इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ को कितने यूनिट से रिड्यूस करना है, x माइनस, रिड्यूस का मतलब है माइनस करना है आपको, राइट। एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ब्रेथ कितना था, y, इंक्रीज्ड मतलब +3। और एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे इज इक्वल टू एरिया। जो एरिया था वो ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बाय -9 इज इक्वल टू एक्स वाई -3x -5y -15। दिस इज xy प्लस 3x -5y -15। एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया, 9 इज इक्वल टू 3x -5y -15। इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करेंगे, 9 इस साइड पे आ जाएगा, 3x -5y -15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 3x -5y -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अब हमने लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया है, राइट, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को 2 यूनिट से इंक्रीज किया है। द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ओरिजिनल एरिया कितना था, XY, वो 67 स्क्वायर यूनिट से क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ का मतलब है हमें प्लस करना है। तो ये आ जाएगा XY प्लस 67 इज इक्वल टू XY प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3 2 ज़ा 6 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले आपको x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। XY से XY कट जाएगा, यू विल गेट दिस इज 67, राइट। अब हमारे पास बच गया यहाँ पे, सबसे पहले 2x लिखते हैं, पॉजिटिव है, प्लस 3y आ जाएगा, प्लस 6 है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 67 इज इक्वल टू 0। वी विल गेट 2x प्लस 3y 67 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से या फिर सब्सटीट्यूशन से, जो भी आपको ईजी लगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, माइनस। नाउ राइट, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो वी विल गेट 6x -5 2 ज़ा 10y
माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y माइनस 3 183 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट देम. ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. माइनस दिस इज़ माइनस 19y राइट. और यहाँ पे आ जाएगा प्लस दिस इज़ 3 minus 2 is 1, 8 minus 1 is 7 and 1 is equal to 0. यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? दिस इज़ इक्वल टू माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171. माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 19 9 ज़ा 171. तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा. अब हमने करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया इसका विड्थ, है ना. विड्थ कितना आ गया हमारे पास? दिस इज़ 9. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स. हमने विड्थ लिख लिया 9 यूनिट्स. अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं. तो y की जगह पे अगर हम 9 पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ कितना आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 minus 6 is equal to 0. This is 3x. 5 9s are 45 minus 6 is equal to 0. You will get 3x is equal to 51 and x will be, this is 3 1s are 3, 3 7s are, x is equal to 17 units. अब आपने इसका आंसर बिल्कुल प्रॉपरली लिखना है. The length of the rectangle is 17 units and the width is 9 units. होप इट इज़ क्लियर. चलिए नेक्स्ट करते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड. In what time will the level of the water in the pond rise by 21 centimeter? What should be the speed of the water if the rise in the water level is to be attained in 1 hour? हमें वाटर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए यूनिट्स आपने बहुत ध्यान से लेने हैं. यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है पाइप में से उसका रेट हमें दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर. और पाइप कौन सी शेप में है? पाइप इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर. उसका डायमीटर हमें दे रखा है. और जो क्यूबॉइडल पॉन्ड है उसकी लेंथ है 50 मीटर लॉन्ग, विड्थ है 44 मीटर वाइड. एंड इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर. ये भी सेंटीमीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है, ये किलोमीटर्स में है. तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट्स आपने सेम बनाने हैं करने से पहले क्वेश्चन को. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमें वाटर फ्लो की स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर राइट. तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें स्पीड दे रखी होती है उसमें हमें पानी का वॉल्यूम कैसे निकालना होता है. यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, पॉन्ड है एक्चुअली. तो इसमें एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू पानी आ रहा है राइट. अब वो पानी जब इसमें भर रहा है तो ये जो हमारे पास पॉन्ड है इसका हमें लेंथ दे रखा है 50 मीटर, विड्थ दे रखा है 44 मीटर और हमें जो इसमें पानी का लेवल चाहिए वो चाहिए 21 सेंटीमीटर. 21 सेंटीमीटर मतलब 21 सेंटीमीटर वी कैन से दिस इज 0.21 मीटर. इज इट क्लियर? स्मॉलर टू बिगर जब हमें चेंज करना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है. एंड 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स? 100 सेंटीमीटर्स. तो हमें 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा राइट. तो ये आ जाएगा 0.21 मीटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप. पाइप हमारे पास सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? पाई आर स्क्वायर एच राइट. अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि पाइप में इस स्पीड के साथ कितना पानी फ्लो कर रहा है. तो हमारे पास जो भी पानी की क्वांटिटी आएगी हमें क्या दे रखा है? रेट कितना दे रखा है वाटर फ्लो का? दैट इज़ 15 किलोमीटर्स पर आवर राइट. अब हमारे पास जो भी पानी की क्वांटिटी आएगी पाइप से वो कितने टाइम में हम निकाल सकते हैं? 1 आवर में. 1 आवर में कितना पानी इस पाइप से इस टैंक में आ रहा है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं राइट.
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्पीड जो दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है हम पाइप की जो लेंथ कंसीडर करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो जो हम यहाँ पे एच कंसीडर करेंगे वो हम क्या करेंगे 15 किलोमीटर, राइट। हम लिख लेते हैं विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर। 1 आवर क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पे जो टाइम दे रखा था वो क्या दे रखा था 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। और हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, एच वी विल कंसिडर एज 15 किलोमीटर्स एंड वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। स्मॉल बिगर टू स्मॉलर था तो हमें मल्टीप्लाई करना था, राइट। अब हमारे पास एच भी आ गया, पाई और आर स्क्वायर तो होता ही है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप विद इन 1 आवर कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/7। अब रेडियस हमें यहाँ पे डायामीटर दे रखा था, कितना दे रखा है डायामीटर 14 सेंटीमीटर। यू कैन सी डायामीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, डायामीटर हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.07 मीटर, राइट। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7/100 इंटू हाइट। हाइट इज इक्वल टू दैट इज 15,000, और ये किस यूनिट में निकलेगा, हमने सारा क्वेश्चन किस में चेंज किया है, मीटर क्यूब्स में वॉल्यूम आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये ज़ीरोज़ भी कट जाएंगी। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, व्हाट इज़ लेफ्ट, वी लेफ्ट विथ 11 इंटू 7 इंटू 3, तो इट गिव्स अस 21 इंटू 11। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिस इज़ 1 एंड 11 2 ज़ा 22, 1 23, 231 मीटर क्यूब जो वाटर है पाइप में से फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, 1 आवर में, राइट, मतलब 60 मिनट्स में। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड की। जब हमें इसमें पानी की हाइट कितनी चाहिए 21 सेंटीमीटर, हमें इसको पूरा नहीं भरना है, हमें इसको बस 21 सेंटीमीटर हाइट तक फिल करना है, राइट। होप इट इज़ क्लियर कि हमें सिर्फ इसको इतनी हाइट तक ही फिल करना है, मतलब 21 सेंटीमीटर हाइट तक, पूरा फिल नहीं करना है इसको, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cuboidal pond with height 21 सेंटीमीटर की 21 सेंटीमीटर की हाइट तक इसमें कितना पानी कंटेन होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है हमें, लेंथ इज़ 50 मीटर, दिस इज़ द लेंथ, विड्थ इज़ 44 मीटर एंड हाइट इज़ 21 सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर्स में चेंज करा था यहाँ पे, दिस इज़ 21/100 मीटर। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ से एक ज़ीरो से तो कट जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10 एंड 2 11 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट, सॉरी दिस इज़ 222 ज़ा नॉट 11 ज़ा। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, इट विल बी 462 मीटर क्यूब। अब इतना पानी हमें इस टैंक में चाहिए, राइट, और 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है 231 मीटर क्यूब। तो 462 मीटर क्यूब पानी इसमें भरने के लिए हमें कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, या 1 घंटे से कम टाइम लगेगा, डेफिनेटली 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा ना, 1 आवर से तो ज़्यादा ही लगेगा। आप खुद देखें, यहाँ पे 231 मीटर क्यूब्स हैं, यहाँ पे 462 मीटर क्यूब्स हैं। अगर आप थोड़े से भी मैथमेटिकली अच्छे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका डबल है। तो अगर ये 1 आवर में आ रहा है तो ये पानी 2 आवर्स में आएगा, है ना।
तो आप खुद भी डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अभी हमने क्या निकालना था, उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला था, इन व्हाट टाइम। तो टाइम कितना आएगा हमारे पास, टाइम कैसे निकालेंगे, ऊपर किसका वॉल्यूम आएगा, ऊपर वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पॉन्ड, राइट, अप टू हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर, राइट। तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इन 1 आवर। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 231, ऊपर आ जाएगा आपके पास 462 डिवाइडेड बाय 231। तो दोनों ही मीटर क्यूब्स में हैं, यूनिट्स तो कट जाएंगे। और ये कितने टाइम में आ रहा था, किस में चल रहा है ये सारा क्वेश्चन, 1 आवर में। ये आ जाएगा हमारे पास 2 आवर्स में, इन 2 आवर्स। होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, एक एक बार तो हर एक बच्चे ने करके देखे होने चाहिए, है ना। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम डेज में, अभी आपके एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, किसी के स्कूल में प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट में डाउट्स ना आए, राइट। चलिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वाटर इफ़ द राइज इन द वाटर लेवल इज़ टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अब उन्होंने पूछा है कि अगर हमें इतना पानी भरने के लिए, अगर हमें इतना पानी 1 आवर में भरना है तो हमें स्पीड पानी की कितनी चाहिए। अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द वाटर इफ़ द राइज इन द वाटर लेवल टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। अगर हमें इतना पानी 1 आवर में भरना है तो हमें कितनी स्पीड पानी की चाहिए। देखो, ये दोनों एक दूसरे के डबल हैं, है ना। अगर उसको 462 मीटर क्यूबिक पानी भरने के लिए 2 आवर्स लग रहे हैं, राइट, 2 आवर्स लग रहे हैं ना, अगर वो स्पीड से चलेगा तो 2 आवर्स लग रहे हैं, डबल टाइम लग रहा है ना। अगर हमें ये पानी 1 आवर में भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड को डबल करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आपको इसको प्रॉपरली क्वेश्चन को करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, इन 1 आवर, राइट, टाइम कितना है 1 आवर में, हमें पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू 462 मीटर क्यूब। मतलब ये क्या है, ये पाइप में से जितना पानी जा रहा है ये वो है, और ये कौन सा पानी है जो क्यूबॉइडल टैंक में हमें रिक्वायर्ड है। मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए कितने टाइम में, 1 आवर में। 1 आवर में दोनों को बराबर करना है ना हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर H इज इक्वल टू 462 मीटर क्यूब पानी हमें चाहिए 1 आवर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल कीप हाइट एज इट इज़, H एज इट इज़, बाकी सबको हम इधर ट्रांसपोज करके डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। डायमीटर था पाइप का हमारे पास 14 सेंटीमीटर, रेडियस आया था हमारे पास 7 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर्स में जब चेंज किया था, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमारा मीटर में चल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/100 मीटर्स। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, दिस इज़ 462 डिवाइडेड बाई 22/7, रेडियस विल बी 7/100 इंटू 7/100, 7 से 7 कट जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर के हंड्रेड्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे। यू कैन राइट इट एज 462 इंटू 100 divided by 22 into 7. This you can 7 6 are 42, 4 left, 7 6 are 22, 3s are. So what is here we are having, H should be 30000. This is 30,000 मीटर, राइट। हाइट मतलब अब हमें हाइट को ही तो हम रेट लेते हैं ना, जब हम इसको रेट में लिखते हैं, जब हम रेट मतलब स्पीड में लिखते हैं, तो हम स्पीड कैसे करते हैं, स्पीड विल बी 30,000 मीटर पर आवर की स्पीड से हमें वाटर फ्लो चाहिए। अब हमें इसको किलोमीटर्स में चेंज करना है, क्योंकि इनिशियली हमें जो स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर्स में दे रखी थी, 15,000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे अब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर। यहाँ पे हमें दे रखा था 15 किलोमीटर पर आवर, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी,
30 किलोमीटर पर आवर। पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर हमें इतना पानी का लेवल अटेन करना है 1 आवर में, तो हमें अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। अर्लियर इट वॉज 15 किलोमीटर पर आवर और अब हमें कितनी चाहिए, 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इतना पानी का लेवल अटेन करने के लिए अगर इसी स्पीड से चलेगा तो 2 आवर्स लगेंगे, है ना। तो हमें स्पीड को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग. She takes a fixed charges for the first 2 days and the additional charges for each day thereafter. Litika paid ₹22 for a book kept for 6 days while the Anand paid ₹16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस कितने थे। लेट फिक्स्ड charges be x and charges for each extra day, charge for each extra day we can let as y. Is it clear? अब उन्होंने बोला फर्स्ट केस में कि जो फर्स्ट गर्ल है वो कितने पैसे दे रही है, 22, और उसने बुक कितने दिन रखा है, 6 डेज। अब जो 6 डेज उसने बुक रखा है अपने पास, उसमें से फर्स्ट 2 डेज के लिए तो फिक्स्ड चार्जेस थे, है ना। कितने डेज रिमेनिंग बच गए, 4। इसका मतलब उसको 4 डे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं, 4 डे के एक्स्ट्रा पे करने हैं और 2 डेज के लिए तो फिक्स्ड चार्जेस हैं। तो अब आप इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे, 2 डेज के लिए उसने कितना अमाउंट पे किया, x, तो ये तो आ गया x जो कि फिक्स्ड है फॉर 2 डेज। बचे हुए दिन कितने हैं, 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है x को। x जो अमाउंट है वो 2 दिन की इकट्ठी अमाउंट है, वो 1 दिन के लिए नहीं है। देखो ना अब ध्यान से, शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स द फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 2 डेज। 2 दिन के चार्जेस ₹x हैं, दिस इज फॉर 2 डेज। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके, इट इज़ x ओनली। अब ये जो y है जो ईच डे के हिसाब से पढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस पढ़ रहे हैं वो पर डे के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इसको 4 डेज़ के लिए उसने बुक ली है, तो 4 डेज़ एक्स्ट्रा है, तो पर डे के हिसाब से उसको कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, 4y, और टोटल उसने कितने पैसे पे किए हैं, ₹22। सिमिलरली जो सेकेंड पर्सन है आनंद, उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ही पेड ₹16, उसने टोटल ₹16 पे करे हैं एंड ही केप्ट द बुक फॉर 4 डेज़। अब इसका 4 डेज़ का डिवीजन होगा, 4 डेज़ है तो 2 डेज़ के लिए तो फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये तो 2 डेज़ निकल गए, बचे हुए कितने दिन बच गए, 2 डेज़, और 2 डेज़ के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, राइट। तो 4 डेज़ जो फर्स्ट 2 डेज़ थे उसके लिए तो उसको x ही देने हैं, वो तो फिक्स्ड है, और यहाँ पे ये जो बचे हुए 2 दिन हैं उसके लिए उसको पर डे के हिसाब से y रुपीज़ पे करनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 2y। वेरी सिंपल इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। इज इक्वल टू 6 है ना, तो y इज इक्वल टू 3। अगर y 3 है तो x फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, x विल बी x + 2 × 3 इज इक्वल टू 16, x विल बी 16 माइनस 6, x विल बी ₹10, राइट। उसको फिक्स्ड चार्जेस कितने देने हैं, फिक्स्ड चार्जेस विल बी ₹10 एंड पर डे चार्जेस कितने हैं, ₹3। तो अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कर लिया उसने 6 डेज़ के लिए बुक रखी है, तो फर्स्ट 2 डेज़ के लिए तो उसको ₹10 देने ही देने हैं, है ना। 4 डेज़ के लिए पर डे के हिसाब से उसको ₹3 एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो 4 3 = 12, तो कितने पैसे उसको देने हैं, 22। सेम इज जो सेकंड पर्सन है, 2 डेज़ के लिए उसको ₹10, ये तो फिक्स्ड है, ये तो देने ही थे, और 2 डेज़ के उसको एक्स्ट्रा पे करने हैं ₹3 पर डे, तो 3 2 = 6, तो कितने रुपीज़ पे हो गए, 16। तो आप देख लें दिस आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। अ मैन विश्ड टू गिव ₹12 to each person and found that he fell short of ₹6 when he wanted to give present to all persons. He therefore distributed ₹9 to each person and found that ₹9 were left over. How much money did he have and how many persons were there? अब क्या है कि एक आदमी है, उसके पास कुछ पैसे हैं, जब वो हर एक पर्सन को 12 ₹12 देना चाहता है
तो उसके पास 6 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, और जब वो हर एक पर्सन को 9 रुपीज़ देता है तो उसके पास 9 रुपीज़ ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो आपने बताना है कि वहाँ पे टोटल कितने पर्सन्स थे और उसके पास टोटल कितनी मनी थी। तो जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी होती है हम उन्हीं को लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। तो हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल अमाउंट, लेट द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू वाई। मान लेते हैं वहाँ पे टोटल एक्स पर्सन्स थे और उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, वाई। तो केस 1 क्या है हमारे पास, केस 1 है वो हर एक पर्सन को 12 रुपीज़ देना चाहता है। अगर एक्स पर्सन है एंड ही वॉन्ट्स टू गिव 12 रुपीज़ टू ईच पर्सन, तो वो कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब 12x, है ना। उन्होंने बोला जब वो हर एक पर्सन को 12 रुपीज़ देता है तो ये टोटल अमाउंट उसने डिस्ट्रीब्यूट करी, तो उसके पास ही फेल शॉर्ट ऑफ ₹6। इसका क्या मतलब है कि उसको इस तरह से अगर वो 12 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके पास 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। मतलब जो उसके पास अमाउंट है उसके पास उसमें 6 रुपीज़ ज़्यादा होते तो ही वो हर एक पर्सन को 12 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर पाता। क्योंकि उसके अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस कर देंगे। यही इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ही फेल शॉर्ट ऑफ ₹6। मतलब जो उसके पास एक्चुअल अमाउंट है उसमें से जो उसके पास एक्चुअल अमाउंट है उसमें से उसको 6 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अगर वो हर एक पर्सन को 12 रुपीज़ देना चाहता है तो इसका मतलब जो उसके पास अमाउंट है उसमें अगर उसके पास 6 रुपीज़ ज़्यादा होते तो वो हर एक पर्सन को 12 रुपीज़ ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अब केस 2 आपके पास क्या है, उसने डिसाइड किया कि ही देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ₹9 टू ईच पर्सन। अब उसने हर एक पर्सन को कितने रुपीज़ देने का डिसाइड किया, 9 रुपीज़। अगर वो 9 रुपीज़ देना चाहता है और एक्स पर्सन है तो उसने कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, 9x, है ना। ये तो होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। अगर वो इस तरह से करता है, ही फाउंड दैट ₹9 वर लेफ्ट ओवर। अब जो उसके पास अमाउंट थी उसमें से 9 रुपये बच गए। मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके पास 9 रुपीज़, अगर इसमें से 9 रुपीज़ कम होते, टोटल अमाउंट जितनी उसके पास थी, अगर 9 रुपीज़ कम होते तो वो हर एक को 9 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। मतलब उसके पास 9 रुपीज़ बच गए इस केस में। इज इट क्लियर। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 9x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे उसके पास 6 रुपीज़ ज़्यादा होते तो वो हर एक को 12 रुपीज़ दे सकता था। इसका मतलब है कि अगर उसके पास 9 रुपीज़ कम होते तो वो हर एक को 9 रुपीज़ दे सकता था, है ना। क्योंकि 9 रुपीज़ तो उसके पास एक्स्ट्रा बच गए ना, जब उसने सबको 9 रुपीज़ दिए, जितना अमाउंट था उसमें से 9 रुपीज़ बच गए, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं उसके पास एक्चुअल अमाउंट था कितना। तो वाई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 1 है, -1 है। हम दोनों इक्वेशंस के बस साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। दिस इज़ 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज़ 9x माइनस वाई इज इक्वल टू -9। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दैम, माइनस प्लस प्लस ये कट जाएगा। दिस इज़ 3x एंड दिस विल बी 3, नॉट 3। दिस इज़ 9 + 6 इज इक्वल टू 15। सॉरी, दिस इज़ 15। ऐड करना था ना इनको। तो x कितना आ गया हमारे पास, 5। मतलब वहाँ पे टोटल कितने पर्सन्स थे, 5। अब देख लेते हैं कि उसको कितना अमाउंट था उसके पास। तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ 12 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। 12 5 = 60 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। दिस इज़ 54 इज इक्वल टू वाई। मतलब उसके पास अमाउंट कितना था, वाई इज इक्वल टू 54। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्स एंड टोटल अमाउंट इज इक्वल टू वाई। अब देखो, अगर आपको अपने गेसेस को जस्टिफाई करना है कि ये अमाउंट कैसे करेक्ट है,
तो पहले उसने कितना कितना अमाउंट दिया हर एक पर्सन को, कितना अमाउंट दिया उसने, 5 पर्सन्स थे ना, तो उसने हर एक को कितना अमाउंट दिया, 12 5 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ उसके पास होने चाहिए थे, बट उसके पास हैं कितने, 54 रुपीज़ हैं। इसका मतलब उसके पास 6 रुपीज़ क्या होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। और सेकंड केस में अगर वो हर एक को 9 देता है, 5 9 45, तो 45 54 में से कितने रुपीज़ बच गए, 9 रुपये बच गए उसके पास, 9 रुपीज़ बच गए, है ना। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो NCERT में से एग्जाम्पल है, राइट, बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। हमें सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे एक पोल लगाना है। कहाँ लगाना है, उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है ऑफ डायामीटर 13 मीटर। ये जो सर्कुलर पार्क है इसका डायामीटर कितना दे रखा है हमें, 13 मीटर। इन सच अ वे that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. फिर से पढ़ें इस लाइन को। उन्हें बोला a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। यहाँ तक जाके पूरी लाइन कंप्लीट होगी, फिर आपको इस लाइन को इंटरप्रेट करना है कि क्या मीनिंग बनेगा इसका। उन्होंने बोला है कि एक, पहले तो आप इसका डायामीटर लें। इसके डायामीटर पे ना यहाँ और यहाँ 2 गेट्स हैं। दिस इज गेट A एंड दिस इज गेट B। अब उन्होंने बोला है कि आपने जो पोल लगाना है ना, ये डायामीटर है, ये डायमेट्रिकली 2 गेट्स लग रखे हैं, गेट A एंड गेट B। उन्होंने जो पोल के लिए बोला है वो इस तरह से लगाना है, इन सच अ वे दैट द differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates, difference of its diameters distances from the two diametrically opposite fixed gate, मतलब किसका डिफरेंस लेना है, द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट। जो हमारे पास 2 फिक्स्ड गेट हैं, इन दोनों गेट्स से जब आप उस पोल का डिस्टेंस लोगे तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 मीटर का डिफरेंस है, राइट। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमने अपना पोल लगाएंगे, राइट। दिस इज़ द पॉइंट फॉर पोल। अब PA और PB, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 7 मीटर, राइट। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है तो एक बार और पढ़ें। द पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स distances from the 2 diametrically opposite fixed gates A and B on the boundaries is 7 meter। कि इनका जो डिस्टेंस है, गेट A से इस पोल का जो डिस्टेंस है और गेट B से इस पोल का जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो डिस्टेंस है उनके डिस्टेंस में कितने मीटर का डिफरेंस है, 7 मीटर का डिफरेंस है, राइट। अब आपके पास सबसे पहले तो ये डायमीटर दे रखा है और ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। तो APB आपके पास किस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास AP माइनस PB 7 मीटर दे रखा है, राइट। और डायमीटर कितना दे रखा है, 13 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, 13/2 मीटर। इज इट क्लियर? अब रेडियस आपके पास आ गया है, या फिर अब डायमीटर ही रेडियस आपके पास आ गया है और आपके पास इन दोनों का डिस्टेंस भी आ गया है। तो एज AB is diameter, therefore triangle APB is a right triangle, right angled at P. So therefore we can say AB is the hypotenuse, AB square is equal to AP square प्लस PB स्क्वायर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, राइट। अब आपके पास इन दोनों में से किसी एक को x ले लेते हैं।
अगर ये x है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 + x। हमने AP को x लिया है तो PB कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ना हमारे पास है AP माइनस PB इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट। लेट AP इज इक्वल टू x। तो AP को अगर आप x ले लेते हैं, वैसे तो बेटर होगा हम PB को x ले लेते हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं ना, तो PB को उधर लेके जाना इजी रहेगा, तो हम PB को x ले लेते हैं, है ना। PB को अगर हम x ले लेते हैं तो AP कितना आ जाएगा हमारे पास, AP विल बी 7 + x। तो ये आ जाएगा x + 7 और ये आ जाएगा हमारे पास x। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AB कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 13 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AP। AP इज 7 + x का स्क्वायर और PB कितना है, PB इज x का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी बच्चों को आती है, उनको ये समझ नहीं आता है कि दोनों पोल्स के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 7 मीटर दे, डिस्टेंसेस का डिफरेंस, पोल A का गेट A से जो डिस्टेंस है और पोल का B से गेट से जो डिस्टेंस है, उन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। इसको ध्यान से पढ़ना है, दिस 1 पॉइंट, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। 169 दिस इज़ 49 + x² + 14x + x², इट गिव्स अस 2x² + 14x + 49 - 169 इज इक्वल टू 0। दिस इज 2x² + 14x माइनस 0 टू 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ जाएगा, x² + 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 12 5 x² + 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x + 12 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x + 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -12। ये लेंथ है, ये रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमारे पास x हमने क्या लिया था, PB हमारे पास कितना आ गया 5। अगर PB 5 है तो AP हमारे पास आ गया 5 + 7 दैट इज़ इक्वल टू 12 मीटर एंड PB इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हमारे पास हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या है, इफ़ येस अच्छा उन्होंने ये भी तो पूछा था, इज़ इट पॉसिबल टू डू सो। अगर हमें पॉसिबल बताना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल बताने के लिए तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। हमने डिस्क्रिमिनेंट तो निकाला नहीं, हमने इसको बना तो दिया, बट यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये करना पॉसिबल है, इफ़ येस देन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स, what distance from the 2 gates should the pole be erected। आपको बताना था at what distances from the 2 gates should the pole be erected। दोनों डिस्टेंस निकालने थे आपने, बट इसके लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना पड़ेगा। हमने इक्वेशन बीच में से मिस कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिख देती हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है और इज इक्वल टू 0 है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो b कितना होता है, व्हाट इज़ कॉल्ड b, द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ 14 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़, अच्छा यहाँ पे तो हमने इसको कर लिया था ना सॉल्व, तो यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, 7 का स्क्वायर, a इज़ 1 एंड c इज़ -60। तो ये आ जाएगा 49 माइनस प्लस, दिस इज़ 240 and it is equal to 9, this is 8, 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 स्क्वायर होता है 17 का, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, येस इट इज़ पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो आप इसको किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। आपने इसमें दोनों पार्ट्स करने होते हैं। अगर 2 पॉसिबल करने के लिए पूछा है तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को निकालना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5,
or by multiplying the difference of the digits by 16 and then adding 3 find the number. अब जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर बनाने के लिए आप इसको याद कर लें. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिट प्लेस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेंस प्लेस. आप यूनिट प्लेस पे y रखें, कुछ भी रख सकते हैं दोनों में से कोई भी वेरिएबल, एंड टेंस प्लेस पे x. तो आपका 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? टेंस प्लेस के डिजिट को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 10x, और यूनिट प्लेस के डिजिट को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है और आपने इन दोनों को ऐड करना है. आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों करते हैं. अगर हमारे पास 63 कोई नंबर है तो 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें और 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें. बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड. 60 + 3 = 63. सिमिलरली अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको अब 3 प्लेसेस चाहिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100th प्लेस. यहाँ पे आपने x रखा, यहाँ पे आपने y रखा, यहाँ पे आपने z रखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100z + 10y + x. इज इट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर ही बनाना था हमें, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी, let the unit place digit is equal to x and let the tens place digit is equal to y. Therefore the number will be original number is this one. हमने यूनिट प्लेस को यहाँ पे y लिया है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और यहाँ पे हमने x लिया है तो दिस इज 10x + y. यूनिट प्लेस के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया. अब उन्होंने क्या कहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड. ऑब्टेन्ड की जगह पे आएगा इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर. ये हमारा बन गया 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, मतलब इज ऑब्टेन्ड, इसकी जगह पे हम डालेंगे इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8. जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं ये हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर का सम नहीं, डिजिट्स दोनों डिजिट्स का सम कर दिया इसको और बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो नंबर बन गया ना. उन्होंने बोले सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8. और अभी तक ये स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बोला है एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5. तो इसमें से आपको 5 सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपके पास ये वाला 2 डिजिट का नंबर ऑब्टेन्ड हो जाएगा. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव से अंदर मल्टीप्लाई होगा 8x + 8y - 5. 10x - 8x is 2x and y - 8y is -7y is equal to -5. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड केस में उन्होंने क्या बोला है, और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16. मतलब वही बात चल रही है कि 2 डिजिट का नंबर है वो 2 तरीके से ऑब्टेन्ड हो रहा है. एक होता है सम ऑफ द डिजिट्स के साथ हो रहा है और एक डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स के साथ. किस तरह से मल्टीप्लाई करना है वो उन्होंने लिखा हुआ है. तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा, ये हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है. अब दूसरी बार किस तरह से ऑब्टेन्ड हो रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16. डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब x - y. अब आप x - y करेंगे जब y - x करेंगे, आपको यहाँ पे ये कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि आपने किस नंबर को बड़ा लेना है. अगर मैं x - y कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे x को y से ग्रेटर कंसिडर किया है, मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे नेगेटिव साइन दे देगा, राइट. तो यहाँ पे 2 केसेस हैं. अगर आप x को y से बड़ा लेते हैं तो आपके पास नंबर क्या बनेगा, x - y, और डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को आपको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 16 एंड देन एडिंग 3 इनटू इट, और इसमें हमने 3 प्लस करना है, राइट. और अगर आप लेते यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन x तो क्या होता है आपके पास, तो आपके पास इक्वेशन बनती 10x + y इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय y - x, राइट. होप इट इज़ क्लियर. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 10x + y इज इक्वल टू 16x - 16y + 3. हम इस सारे को ट्रांसपोज करेंगे तो 16 में से माइनस होके आ जाएगा 6x
y इधर आके माइनस होके दे देगा हमें 17y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन में से माइनस, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करना पड़ेगा। किसी को भी माइनस कर सकते हैं। तो दिस इज 3 2 6x, 3 7 21y इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x माइनस 17y और 3 को उधर ले जाएं -3, और माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, ये कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4y और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4। नो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -12, है ना। 3 15 -3 माइनस से माइनस कट जाएगा और y हमारे पास आ जाएगा 3। y इज़ 3। अगर y हमारे पास 3 है तो x हमारे पास कितना आएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको फर्स्ट में पुट कर दें, पुट 10 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -5। ये आ जाएगा 2x माइनस 21 इज इक्वल टू 5। 2x इज इक्वल टू 26। दिस इज -5 प्लस 21। तो इट गिव्स अस x इज इक्वल टू 16, नहीं 2x इज इक्वल टू 16, तो x विल बी 8। तो हमारा जो नंबर है x हमने कौन से प्लेस का डिजिट लिया था, देयरफॉर नंबर कैन बी 83। अच्छा, तो क्या ये 38 भी आ सकता था? व्हाट डू यू थिंक? और अगर हम यहाँ पे देखो ना, अगर हम y को ग्रेटर ले लेते x से तो क्या होता, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाती, इसमें हमने +3 भी करना था, तो ये हमारे पास आ जाता 10x प्लस y, 16y माइनस 16x प्लस 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इधर जाके माइनस होगा, पहले तो x सब कुछ इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 16 प्लस दिस इज़ 26x और ये आ जाएगा हमारे पास -15y और इधर हमारे पास 3 ही रहेगा। अब हमें दोनों इक्वेशंस को अगर सिंप्लीफाई करना होता तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये सेकंड इक्वेशन बनेगी सेकंड केस में। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 13 2 26x, 13 7 91y, 13 5 -65। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 और ये हमारे पास 8 माइनस 1 इज़ 7 इज़ इक्वल। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 76y इज़ इक्वल टू 68। अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको टेंस प्लेस डिजिट को वंस प्लेस डिजिट से, यूनिट प्लेस डिजिट से बड़ा लेना पड़ेगा, राइट। अब कई बार होता है बच्चे इस केस को पहले ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो नहीं बनेगा, बट वो सोचते नहीं हैं कि शायद अगर हम प्लेसेस को चेंज करें, x को ग्रेटर देन y लें तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना आना चाहिए और अगर आप इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी कि हाँ पेपर में हम किस किस तरह से चीज़ें रिजेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से केसेस को कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बनेगा 83, 38 नंबर नहीं बनेगा। होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। उन्होंने बोला है एक रेस ट्रैक है जो रिंग की फॉर्म में है। रिंग होता है इस तरह से, रिंग होता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनके रेडियस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम इनर रेडियस को R2 ले लेते हैं और आउटर रेडियस को हम R1 ले लेते हैं, राइट।
अब हमें विड्थ ऑफ द ट्रैक निकालनी है। आपको विड्थ ऑफ द ट्रैक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विड्थ ऑफ द रिंग का क्या फॉर्मूला होता है? विड्थ ऑफ रिंग इज इक्वल टू R1 माइनस R2, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। कुछ बच्चे एरिया माइनस करने लग पड़ते हैं। अगर एरिया माइनस करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ द रिंग आएगा, राइट। अगर आपको विड्थ ऑफ द रिंग निकालना है, अगर आपको सिर्फ इसकी विड्थ निकालनी है कितना चौड़ा है ना, उसके लिए आपको इसकी चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन दोनों को रेडियस 1 में से रेडियस 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें दे क्या रखा था? सर्कमफेरेंस, इनर सर्कमफेरेंस इज 352 एंड आउटर इज 396। तो हम इसको लिख लेते हैं। दिस इज 2 पाई R2 इज इक्वल टू 352 एंड 2 पाई R1 इज इक्वल टू 396। यहाँ से आप R2 की वैल्यू निकालें। दिस इज़ 352 अपॉन 2 पाई। पूरा सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है आपको। अगर आप जितना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी कैलकुलेशंस आपकी और ज़्यादा होती जाएंगी। 2 पाई ये आ गया आपके पास। अब आपने दोनों का रेडियस निकाल लिया, चाहे वो पाई की टर्म्स में ही है बट आपके पास रेडियस तो आ गया ना। अब निकालें R1 माइनस R2 विड्थ। दिस इज विड्थ ऑफ ट्रैक, राइट। तो दिस इज 396 बाय 2 पाई माइनस 352 बाय 2 पाई। इन दोनों में से 1 बाई 2 पाई कॉमन आ गया। आपके पास अंदर आ जाएगा 396 माइनस 352। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा दिस इज़ 4, दिस इज़ 4, 44। अब आप पाई की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। दिस इज़ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7 इंटू 44। ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। यू विल गेट 1 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर है न्यूमरेटर में 4 और एक ये वाला 7 भी ऊपर चला जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज़ 44 1 और ये हमारे पास कितना आ गया? 7 मीटर। ट्रैक का विड्थ कितना है आपके पास? द विड्थ ऑफ ट्रैक इज 7 मीटर। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ वायर, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वायर का पीस है आपके पास लाइक दिस। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर एंड इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इसको बेंड किया गया है इस फॉर्म में, एक आर्क ऑफ द सर्कल की फॉर्म में। मतलब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 22 मीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री एट इट्स सेंटर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सी से कॉर्नर, सी से कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। उन्होंने बोला 30 डिग्री एंगल सबटेंड नहीं हो रहा है। सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री मीन्स एक्चुअल में यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ पे गलती होने के पूरे चांसेस बनते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सबटेंड एन एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री मीन्स 60 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क, जो कि हमें 22 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। और अब आपको निकालना क्या था? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस निकालना था। ओके हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे? थीटा गिवन है 60 डिग्री और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ आर्क गिवन है 22 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें निकालना है रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ये हमें दे रखा था। थीटा हमारे पास था 60 अपॉन 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। दिस इज 6 × 36, 2 3 6। अब आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी, ये 22
इधर ही था, 3 डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, 7 भी न्यूमरेटर में चला जाएगा और आपके पास डिनोमिनेटर में 22 आ जाएगा। 22 से 22 कट जाएगा और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? 21 सेंटीमीटर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, सप्लीमेंट्री दिया है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार दिया होता है टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट टैन ऑफ जितना भी आपको दे रखा है, टैन 30 डिग्री, टैन 60 डिग्री। लैंग्वेज पढ़ें, बार बार क्वेश्चंस का स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ें, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence, the father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present age. दोनों की कौन सी एज निकालनी है? प्रेजेंट एज। तो एज के क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई। उन्होंने अभी फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या बताई है? द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, फादर की एज के बाद इज है तो यहाँ पे इज का साइन आया, मतलब इज इक्वल टू 3 years मोर। मोर का मतलब होता है प्लस करना है। देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 times द एज ऑफ हिज सन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या बोला है? 3 years हैंस। हैंस का क्या मतलब है? आज से 3 साल के बाद। यहाँ पे विल भी आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है, हेंस का मतलब होता है आगे की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो 3 years के बाद तीनों 3-3 साल, दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। तो आफ्टर 3 years फादर्स एज कितनी हो जाएगी? x+3 और सन्स एज विल बी y+3। अब उन्होंने क्या बोला है? 3 years हेंस द फादर्स एज विल बी की जगह पे इज इक्वल टू आएगा, मतलब x+3 इज इक्वल टू 10 years more, 10 years more than twice the age of his son, twice the age of his son, y+3। उसकी जो उस टाइम की एज थी उसमें 3 प्लस करने के बाद, राइट। ये उनकी एज का बता रहे हैं आफ्टर 3 years, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x+3, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी 2y+3 2 = 6 + 10। ये आ जाएगा x - 2y+3 - 16 इज इक्वल टू 0। x - 2y - 13 इज इक्वल टू 0। और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस ये कट जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज़ 10 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 10। सन की एज कितनी आ गई? 10 years। तो फादर की एज के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन 1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 × 10 + 3। दिस इज x इज इक्वल टू 30 + 3, तो x विल बी 33। तो फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 33 years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 years। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास बुक्स का भी आता है कि पहले तो आपको एक अमाउंट दी जाती है कि 160 रुपीज़ आपके पास हैं तो आप कितनी बुक्स ख़रीद सकते हैं, और अगर हर एक बुक की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है 5 रुपीज़ तो अब आप कितनी बुक्स ख़रीद सकते हैं, मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको समझें, आपको बुक्स वाला भी क्लियर हो जाएगा और ये बोर्ड के पेपर में पूछे भी जाते हैं। ₹9,000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। कितना अमाउंट है? 9,000। हैड देयर बिन 20 more persons, अगर वहाँ पे 20 लोग और आ जाते हैं तो ईच वुड हैव गॉट ₹160 लेस, तो हर एक को 160 रुपीज़ कम मिलते हैं। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सनस, आपको बताना है कि वहाँ पे टोटल कितने पर्सनस थे। तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर
ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्स है, राइट। अब हमारे पास अगर 9,000 रुपीज़ हैं तो एक पर्सन को कितने अमाउंट मिलेगी? अमाउंट, टोटल अमाउंट पहले हम लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 9,000, राइट, रुपीज़ 9,000। अमाउंट विद वन पर्सन, राइट, अमाउंट विद वन पर्सन, तो कितनी आ जाएगी? 9,000 रुपीज़ को हमें एक्स लोगों में डिवाइड करना है, तो एक पर्सन को अमाउंट कितनी मिलेगी? 9,000 अपॉन एक्स रुपीज़, राइट। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब उन्होंने बोला है हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन्स, नाउ नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अमाउंट विद ईच पर्सन अब कितनी हो जाएगी? अमाउंट तो 9,000 ही है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 20 लोगों में ये डिवाइड होगी, तो अब ये इतने रुपीज़ मिलेंगे हर एक पर्सन को, राइट। हमें नहीं पता कितने हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 9,000 को पहले हमने x से डिवाइड किया तो इतना अमाउंट बनेगा, फिर 9,000 के x प्लस 20 से डिवाइड किया तो इतना अमाउंट बनेगा। उन्होंने क्या बोला? ईच पर्सन वुड हैव गॉट ₹160 लेस। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हर एक पर्सन को पहले के कंपैरिजन में 160 रुपीज़ कम मिल रहे हैं। आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है? यहाँ पे कम पर्सन है तो पर पर्सन अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड है, और यहाँ पे पर्सन ज़्यादा हो गए तो पर पर्सन अमाउंट कम हो जाएगा। इसका मतलब 9,000 अपॉन एक्स ग्रेटर है 9,000 अपॉन एक्स प्लस 20 से, और कितना ग्रेटर है? 160 ग्रेटर है। तो 9,000 अपॉन एक्स माइनस 9,000 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 160। दोनों अमाउंट में 160 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर 20 लोग बढ़ जाते हैं तो हर एक पर्सन को 160 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, राइट। दोनों में से 9,000 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 160। जो बुक्स वाला क्वेश्चन है ना उसमें भी आपको यही करना है। पहले आप एक बुक जो आपके पास ओरिजिनल अमाउंट है और जो आपने बुक्स सेलेक्ट करी हैं दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा एक बुक का कॉस्ट कितना है। फिर आप बुक्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, फिर आप बताओगे कि एक बुक का कॉस्ट कितना है, दोनों कॉस्ट के बीच में कितने का डिफरेंस बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाओगे। अब इसको सॉल्व करें। दिस इज़ 9,000 और यहाँ पे आ जाएगा LCM x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 20। एक्स प्लस 20 ऊपर चला जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 160। ये कट जाएंगे आप यहाँ से। अब आपके पास ऊपर बच गया 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20 और 160 को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना ना भूलें 20x, राइट। ये दोनों कट जाएंगे, 2 8 ज़ा 16। अब अगर इसकी कटिंग होती है तो आप कर लें। दिस इज़ 8 1, ये आ जाएगा हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 1 लेफ्ट, 8 1 ज़ा 8, 2 लेफ्ट, 8 2 ज़ा 16, 4 लेफ्ट, 8 5 ज़ा 40। तो दिस इज़ 1 1 2 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1 1 2 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाना है, जहाँ फिर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। दिस इज़ ऑल अप टू यू। वैसे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाती हैं कई बार क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और अगर आपको नहीं लगाना तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी लगा सकते हैं, राइट। तो किससे सॉल्व करें? क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करें? चलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 1 लेफ्ट, 5 2 ज़ा 10, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा, this is 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, oh sorry 5 5 ज़ा 25, right. This is 5 9 ज़ा and 3 3 ज़ा and 3 1 ज़ा. This is
25 and 45, x square plus 45x minus 25x minus 1125 is equal to 0. x कॉमन आएगा तो x plus 45 minus 25 कॉमन आएगा, 25 कॉमन आएगा तो 45 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 45 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आपके पास आ रही है 25 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस 45. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट है ना. तो अब हमारे पास x क्या आ गया, x इज़ 25 और x हमने लेट क्या किया था, x हमने लेट किया था ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन. तो कितने पर्सन हैं टोटल, आपको लास्ट में लिखना भी है. देयर आर टोटल 25 पर्सन्स. टोटल 25 persons. होप इट इज़ क्लियर. चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A two-digit number is such that the product of its digits is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. क्या क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट का नंबर है. 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पे यूनिट प्लेस, यहाँ पे 10 प्लेस, यहाँ पे हम y ले लेते हैं और यहाँ पे हम x ले लेते हैं. तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारे पास, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, लेट टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y. राइट. अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर इज़ टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा. उन्होंने बोला अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18. उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना है, 18. इसका मतलब हमें जो फर्स्ट केस में दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 18 दे रखा है. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 63 हमें नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये हमारे पास 10x प्लस वाई ये नंबर था, इसमें से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस. जो डिजिट्स हैं वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं. तो प्लेस इंटरचेंज करने का क्या मतलब होता है, जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस पे चला जाएगा और जो टेंस पे है वो यूनिट पे आ जाएगा और न्यू नंबर फॉर्म होगा. यहाँ पे न्यू नंबर विल बी 10y प्लस एक्स. तो दिस इज 10y प्लस एक्स. फाइंड द नंबर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 0. दिस इज 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63. x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, जो भी आपको इजी लगता है. तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन में से हम y की निकालते हैं. y की आ जाएगी 18/x. तो हम इसमें पुट कर देते हैं. पुट y इज इक्वल टू 18/x. ये आ जाएगा x माइनस 18/x इज इक्वल टू 7. x स्क्वायर माइनस 18 x is equal to 7. This is x square minus 18 is equal to 7x. स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करें. माइनस 7x माइनस 18 is equal to 0. 9 2 ज़ा 18. x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 is equal to 0. x कॉमन आएगा तो x माइनस 9. यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 is equal to 0. x माइन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी 9. ये तो हमारे पास डिजिट था किसी प्लेस पे, तो हम इसको तो रिजेक्ट करेंगे, नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता. तो x हमारे पास 9 है. अगर x हमारे पास 9 है तो y कितना आएगा, y आ जाएगा हमारे पास y विल बी 18/x है ना. तो दिस इज़ 18/9. तो y विल बी 2. तो नंबर क्या आएगा, ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस वाई ना. तो दैट इज 10x, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2. तो दैट इज 92 इज़ द ओरिजिनल नंबर. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आप इनको बहुत अच्छे से करें, है ना. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं. डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे. आप थोड़ा इनको ध्यान से करिए. बाय, टेक केयर.